Hello, class. How are you doing? Happy New Year. And how is the cold? मज़ा आ रही है ना ठंड में? ठीक है। चलो आज नए साल में नया चैप्टर शुरू करते हैं। इस बार हम लोग लास्ट से चैप्टर्स लेते जाएंगे उल्टे 16, 15, 14, 13 है ना। तो फर्स्ट चैप्टर वो है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops, and offices. The grains, pulses, biscuit, milk, or oil purchased in shops are packed in plastic bags or in tins, and all this wrapping material go out as garbage. And all this wrapping material go out as garbage. We sometimes buy the things that are rarely used and often throw into the garbage. We generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw groundnut shells on the public places, in buses or trains. After eating the nuts, we throw away the tickets when we get off a bus. A child might go on sharpening the pencils just for the fun. If we make mistakes or spill the ink on our notebooks, we tear off the sheets and throw it away. And we also throw away the many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. What if the garbage is not removed from our homes and surroundings, and how do you think this will harm us? When Safai Karmacharis like take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? Is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? Can we contribute towards this in any way? We will look for the answers to these questions in this chapter. Children from Paheli and Bujo's school did a project called the Dealing with the Garbage. We will learn about some of the things they learned through this project and dealing with the garbage. So, Safai Karmacharis collect the garbage in trucks and take it to the long lying open area called the landfill. अभी होता क्या है कि हम लोग अपने रोज़मरोज़ की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें टूट जाती हैं, बहुत सी चीज़ें वेस्ट होती हैं, तो यहाँ वहाँ हम लोग फेंक देते हैं। अगर यहाँ वहाँ नहीं फेंकते तो भी हम डस्टबिन में फेंकते हैं। फिर डस्टबिन घर का डस्टबिन, बाहर स्ट्रीट का मोहल्ले का डस्टबिन होता है उसमें फेंक के आते हैं, या कचरा कलेक्ट करने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉली आती है उसमें कचरा डाल देते हैं। तो फिर वो सब कचरे का होता क्या है? एक थिंग इमेजिन करो कि जब आप क्लासरूम में आते हो तो क्लासरूम में एक डस्टबिन होता है जो रोज़ खाली पड़ा होता है। सुबह से बच्चे जाते हैं, कोई वेस्ट पेपर डाल के आता है, कोई पेंसिल शार्पनर करके आता है, किसी का पेज ख़राब हो गया इंक की वजह से तो फाड़ के फेंक देते हैं, तो डस्टबिन भर जाता है। तो दूसरे दिन वापस वो डस्टबिन खाली होता है ना। तो सोचो अगर वो डस्टबिन खाली ना करे, रोज़ भरता जाए भरता जाए भरता जाए, फिर ओवरफ्लो होके क्लास में ही फैला फैला रहा होता जाए तो कैसा हो? सेम टू सेम तुम्हारे घर में भी ऐसा हो तो, और मोहल्ले में भी ऐसा हो तो, हर तरफ देखो तो कचरा गंदगी फैल जाएगी। तो गंदगी में किसको रहना अच्छा लगता है? कौवे को, है ना, पिग को। लेकिन जो साफ़ सुथरे होते हैं जैसे चिड़िया है, पिकॉक है, पिजियन है, वो साफ़ सुथरी जगह पर जाते हैं। तो हमको डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है, कौवा बनना है कि पिकॉक बनना है। कौवा देखो जब बोलता है तो लोग अपने कान बंद कर देते हैं, सर दुख जाता है, और लोग वेट करते हैं पिकॉक कब बोलेगा कब बोलेगा, दूर से छुप के देखते हैं कि भाई सामने जाएंगे तो शायद नहीं बोलेगा, है ना। दैट इज़ द क्वालिटी बिकॉज ऑफ इट्स सफाई। तो हमारे आजू बाजू में सफाई रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो जितना हो सके उतना वेस्ट चीज़ों को वेस्ट करना बंद करना चाहिए। बिन ज़रूरी चीज़ें खरीदना या इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर चीज़ हमने कुछ खरीद ली है तो उसका प्रॉपर डिस्पोज़ल भी होना ज़रूरी है।
जैसे आपको भूख लगी तो आपने वेफ़र का पैकेट लिया या बिस्किट का पैकेट लिया, तो बिस्किट्स ने वेफ़र तो खा गए, फिर प्लास्टिक बची उसका फेंक दो, है ना। अगर रोड पे कहीं जा रहे हैं तो हम तो वहीं फेंक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सफाई कर्मचारी आके उठा लेगा। सोच लो अगर कहीं सफाई कर्मचारी हो ही नहीं तो क्या होगा, हर तरफ गंदगी फैलती जाएगी। तो बुजोर पहली की स्कूल ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था डीलिंग विद द गार्बेज। तो उन लोगों ने उनमें से बहुत कुछ सीखा। तो हमारे घर में जो भी कचरा होता है रोज़ जो नगर पालिका या पंचायत वाले ले जाते हैं, है ना, फिर उसका वो कचरे का क्या करते हैं, हम तो वेस्ट समझ के फेंक देते, वो क्या करते हैं और वो कहाँ पर उसको फेंकने जाते हैं फिर। तो शहर के बाहर, गांव के बाहर जहाँ पर लो लाइंग एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैंडफिल, वहाँ पर वो सारा कचरा डाल देते हैं। There, the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such. Thus, the garbage has both the useful and the non-useful components. The non-useful components is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. अभी होता क्या है कि बहुत बड़ा गड्ढा होता है ना, शहर के बाहर या गांव के बाहर, तो सारा कचरा उसमें डाल दिया जाता है। फिर उस कचरे में से ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं तो उसको वो निकाल लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम रीयूज़ कर ही नहीं सकते, बेकार है वो, तो वहीं उसको पड़े रहने देते हैं और उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर डाल देते हैं, फिर कचरा डालते हैं, फिर सॉइल की लेयर डालते हैं। ऐसे करते करते वो पूरा गड्ढा भर जाता है। फिर जब गड्ढा भर जाता है तो वहाँ पर एक प्लेग्राउंड या पार्क या कुछ भी खुली जगह कर देते हैं तो लोग वहाँ पर घूम फिर सके आराम से, है ना। It is then it is usually converted into a park or a playground for the next 20 years or so. No building is constructed on it. And to deal with some of the useful components of the garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is compost now? Let us learn from it from the following activity. तो जो चीज़ें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो व्हाट इज़ कंपोस्ट? तो कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन को खंगालो और देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर इसमें से कौन सी चीज़ को आप रीयूज़ कर सकते हो और उसमें से कौन सी चीज़ें जिसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते हो, उसको सेपरेट कर दो उन दो ग्रुप में। सो ग्रुप 1 गार्बेज फ्रॉम द किचन, जो किचन से कचरा निकला होगा, जाने के क्या होगा, फ्रूट के बीज होंगे, फ्रूट्स की झाल होगी, वेजिटेबल्स के टुकड़े होंगे, उसके लीव्स होंगे, राइट, फिर न्यूज़पेपर होंगे, ड्राई सूखे पत्ते होंगे, पेपर की थैली होगी। और दूसरा ग्रुप जो होगा उसमें क्या होगा, पीसीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की बैग, पुराना जूता या टूटा हुआ खिलौना। Now divide the contents of each group into 2 separate heaps and label them. जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो उसको दो अलग नाम दे दो, A, B, C and D. Put one heap from group 1 and one heap from group 2 in 2 separate plastic bags. Tie the mouth of these 2 bags tightly. Put all the 4 heaps in a separate pits and cover them with the soil. तो जो 4 खड्डे हमने बनाए थे, राइट, उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो चीज़ें थी उसमें वो डाल दी अलग अलग करके हमने, राइट, जैसे वेजिटेबल्स के टुकड़े निकले, कवर निकले, लीफ निकले, पेपर बैग निकले, वो सब, और दूसरा फिर प्लास्टिक का टॉय, प्लास्टिक की बैग, कपड़ा, जूता नहीं, वो सब निकला, वो डाल दिया, राइट, इस तरह से। फिर वो थैली के ऊपर हमने मुंह बांध दिया और उसको गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल के रख दी। Now tie the mouth of these 2 bags tightly. Put all the 4 heaps in separate pits and cover them with the soil. You can also use 4 pits to bury this garbage heaps. Now remove the soil after 4 days and observe the changes in the garbage. फिर 4-5 दिन बाद वापस वो मिट्टी हटा के देखो तो क्या होता है, द ब्लैक कलर एंड द नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। तो काले कलर का कचरा निकलेगा और उसमें से कोई खराब बदबू नहीं आ रही होगी,
तो वो बताता है कि ये सारा गार्बेज था वो कंप्लीट हो चुका है, रोटिंग हो गया उसका। पुट द हिप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विथ द सॉइल, फिर उसको वापस दूसरे पिट में डाल के मिट्टी डाल के रख दो। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड, फिर वापस 2 दिन बाद देखो क्या होता है कि रोट कम्प्लीटली एंड नॉट फाउल स्मेल, रोट ओनली पार्शियली या रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, या नो चेंज एट ऑल। तो ये चीज़ों में से क्या होता है कि आधा रोट हुआ और बदबू आ रही है, पार्शियली रोट हुआ है और बदबू नहीं आ रही है, कि कोई चेंज नहीं है, जैसे रखा था वैसे का वैसा था, कि पूरे का पूरा रोट हो चुका है, राइट। तो ऑब्जर्व करो, गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। सो एंटर द ऑप्शंस 1 2 3 4 इन द कॉलम ऑफ द टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि 4 दिन बाद क्या हुआ, 6 दिन बाद क्या हुआ, 2 वीक बाद क्या हुआ, 4 वीक बाद क्या हुआ, ABCD जो हमने रखे थे उसमें। If you make any other observation, do not forget to write all this down in your notebook and do not remove and burn the garbage that did not rot. Now, if the garbage was found to rot completely and did not smell, जो completely rot हो गया लेकिन कोई ख़राब smell नहीं आ रही है, mix it in the soil where you sow your favorite plants. This would provide nutrients to the plants. तो फिर जो मिट्टी में वो एकदम घुल मिल गया था और कोई बदबू नहीं आ रही थी, उसको आप जहाँ पर गार्डनिंग करते हो उसमें वो आप डाल सकते हो क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot. They form the manure which is used for the plants, and the rotting and the conversion of some materials into manure is called composting. तो खाने पीने की चीज़ें जो है ज़्यादातर अगर वो मिट्टी में मिला दी जाए तो वो पूरी रोट हो जाती है और बदबू भी नहीं आती उसमें से, राइट। और वो कंपोस्ट बन जाती है और मैन्योर हो जाता है, उसको आप खाद की तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो नए प्लांट्स जो उग रहे होते हैं उसमें से उनको खुराक मिल जाती है, राइट। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 kinds ऑफ गार्बेज। यूजुअली one is colored blue and the other is green. The blue bin is for materials that can be used again, such as the plastic, metal, and glass. And do you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heap? The green bins are for collecting the kitchen and other plants or animal waste. You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. And so, do you see what it is necessary for us to separate waste into 2 groups as we did in activity 1 before we throw it? Have you noticed the garbage heaps of dried leaves on the roadside? Most of the time these are burned. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of the crop plants in their fields after harvesting. And burning of this produces smoke and gases that are harmful to our health. We should try to stop such practices, and this waste could be converted into useful components. Here are some of the other observations and thoughts noted by Paheli and Bujo from their project dealing with the garbage. तो अभी देखो कि जो भी था गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी 2 तरह के डस्टबिन हमको प्रोवाइड करती है, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। ब्लू कलर का डस्टबिन में वो सारी चीज़ें डालने की जो रोट या सड़ नहीं जाती, राइट। और जैसे कि प्लास्टिक है, लेदर का है, कुछ भी है ना, कपड़ा है पुराना। और ग्रीन कलर की जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि किचन का वेस्ट होता है या ह्यूमन वेस्ट होता है या एनिमल का वेस्ट होता है, वो डाल दिया जाता है। वो जनरली क्या होता है कि वो डिसइंटीग्रेट होता है सोइल में मिल जाने के बाद, है ना, आप उसको वापस नहीं पा सकते, वो कन्वर्ट हो जाता है ना। बाकी जो चीज़ें होती है ना वो कन्वर्ट नहीं होती, उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। इसीलिए 2 तरह की यूज़ डस्टबिन्स होते हैं, ग्रीन और ब्लू, राइट। तो जनरली किसान जो होता है खेत में अनाज उगाता है, फिर जो घास बच जाता है वो लोग जला देते हैं या तो जब वो जलाना नहीं चाहिए, जलाते हैं तो क्या होता है
कि हवा में धुआं फैल जाता है ना, फिर वो नुकसान पहुंचाता है हमको। तो इस तरह से हमको करना चाहिए कि उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, ज़मीन में खुदाई करके, है ना, मैन्योर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है वर्मी कंपोस्टिंग। सो व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग? We can be friends of the plants by supplying them with the compost, and we will also be very good friends to ourselves by making the compost. देखो, किसी को भूखे को खाना देना ये तो धर्म का काम है, राइट। और उसको अगर देखो, कभी हम लोग क्या करते हैं कि घर की बासी बच्ची रोटी होती है, वो फेंकने से अच्छा किसी को दे देते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भिखारी को भूख लगी और गर्मा गर्म रोटी और ऊपर घी लगा के दो तो क्या होगा? उसको भूख लगी वो तो बासी भी खा लेगा, राइट। लेकिन अगर उसको गर्मा गर्म रोटी और घी वाली लगी हुई मिली तो, है ना, तो वो दुआ देगा आपको कि भाई ऐसा अच्छा खाना दिया मेरे को, भिखारी को भी। तो प्लांट्स के हम फ्रेंड्स बन सकते हैं जब हम उनको कंपोस्ट देते हैं। कंपोस्ट मतलब जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, पेपर पीस होते हैं, उसको ज़मीन में डांट देते हैं और थोड़े दिन बाद निकालते हैं तो वो कंपोस्ट बन जाता है। तो फिर वही प्लांट्स में डालते हैं तो उसको वो खाने जैसा काम हो जाता है। और हम लोग अपने आप के भी बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, राइट। ज़्यादातर जो हमको भी फ़ायदा पहुंचाता है और प्लांट्स को भी फ़ायदा पहुंचाता है हमारी एक्टिविटी। नाउ टॉकिंग ऑफ द फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड? जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो फार्मर के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। Let us find out how a type of earthworm called the redworm is used for the composting. This method of preparing the compost with the help of redworms is called vermicomposting. We can try to make manure by vermicomposting at the school. कैसे बनाया जाता है कि let us dig a pit about 3 centimeter deep. 30 सेंटीमीटर ऊंडा खड्डा खोदो और कीप ए वुडन बॉक्स एट ए प्लेस, या तो एक लकड़े का बॉक्स रखो, विच इज़ नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड। वॉट अबाउट ए प्लेस वेयर डज नॉट गेट सनलाइट? सो लेट अस मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन द पिट और द बॉक्स, या तो बॉक्स में या पिट में उसके लिए घर बना देते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना आती हो। स्प्रेड ए नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स के नीचे हमको एक नेट जैसा बिछा देना चाहिए। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव, या तो मिट्टी की भी एक लेयर बना के छोड़ सकते हैं। नाउ स्प्रेड सम ऑफ द वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। फिर उसी लेयर के ऊपर जब सब्जी अगर बन रही है तो मम्मी जो होती है वो छाल निकाल देती है, कोई गंदा पार्ट होता है सड़ा हुआ वो भी निकाल देती है। फिर फ्रूट के छिलके होते हैं, बीज होते हैं, वो सब उठा के उसके अंदर डाल दो, ठीक है। वन कैन ऑल्सो यूज द ग्रीन लीव्स, पीसीस ऑफ ड्राइड स्टॉल्स ऑफ प्लांट, हस्क और पीसीस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। फिर हम लोग या तो पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लीव्स भी, सूखे हुए पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर एक लेयर उसकी भी बिछा दो। However, the shiny or the plastic coated paper should not be used for this purpose. तो प्लास्टिक कोटेड पेपर होता है ना, वो यूज़ नहीं करना चाहिए इसमें, ठीक है। Dried animal dung could also be used as a spread over the sand or the wire mesh. जो सूखा हुआ गाय का गोबर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, थोड़ा सा हल्का सा पानी छिड़को ताकि वो वेट हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी नहीं लेना, हाँ। नाउ डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, उसके ऊपर दाब नहीं देना है हमको। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। अभी हमने पानी डाला हल्का सा तो मॉइस्चर आ गया और हवा उसमें आएगी। अगर हम लोग दाब के उसको पैक नहीं कर देंगे पूरा तो Now your pit is ready to welcome the red worms. अब उसमें हम लोग red worms को डाल सकते हैं। Buy some red worms and put them in your pit.
Cover them loosely with a gunny bag or an old sheet of cloth or a layer of grass. फिर उसके अंदर बाज़ार से रेड वॉर्म्स ले आओ और उसमें डाल दो और उसके ऊपर गनी बैग है ना, खूनी कंतान का कपड़ा भी डाल दो। योर रेड वॉर्म्स नीड फूड, उनको खाना तो चाहिए ना रेड वॉर्म्स को। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स और द गार्डन्स। तो घर का बचा हुआ फ्रूट का, वेजिटेबल का कचरा जो होता है वो उसमें डाल दो, तो वो खाना खाएंगे, उसको वॉर्म्स को खाना तो चाहिए ना। It might be a good idea to bury this food about 2 to 3 centimeter inside the pit. अगर वो खाना हम थोड़ा सॉइल के अंदर दबा के रखें तो रेड वर्म्स जो है वो अंदर तक जाएंगे वो खाने की शोध में। डू नॉट यूज द वेस्ट that may contain the salt, pickle, oil, vinegar, meat and milk preparations as food for your red worms. रेड वर्म को ध्यान रहे हम खाने में क्या नहीं डाल सकते। सॉल्ट, पिकल्स, अचार, ऑयल, विनेगर, मीट या मिल्क प्रिपरेशंस एज योर फूड, ऐसा फूड हमको नहीं देना है। If you put these things in the pit, disease causing small organisms start growing in the pit. अगर आपने ये डाल भी दिया तो क्या होगा, डिसीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे उसमें। Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit. तो हर 2-4 दिन में ऊपर की लेयर को थोड़ा सा हिला देना, खरोच लेना चाहिए। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, रेड वर्म्स के दांत नहीं होते हैं, राइट। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, उनके दांत की जगह होते हैं गिजार्ड, विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। तो खाना चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए उनको गिजार्ड होता है। पाउडर्ड एग शेल्स और शी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट। तो अंडे की जो ऊपर की वाइट लेयर होती है वो उसका पाउडर करके भी डाल सकते हो, या शंख शेल्स होते हैं उसके भी पाउडर डाल सकते हो। दिस वुड हेल्प द रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए डे। वो रेड वर्म कितना खाना खाता है, उसकी बॉडी वेट समझ लो 5 ग्राम का है तो 5 ग्राम खाना खा लेगा, 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम खाना खा लेगा पूरे दिन में वो। हमारे जैसे नहीं है कि हमारी बॉडी अगर 50 किलो की है तो हम 50 किलो खाना खा जाएंगे, नहीं, हम मुश्किल से 1 या 1.5 किलो ही खाना खाते हैं पूरे दिन में, राइट। लेकिन रेड वर्म्स अपनी बॉडी वेट जितना होता है उतना ही खाना खाते हैं वो। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रेड वर्म्स नहीं रह सकते वहाँ पर। दे ऑल्सो नीड द मॉइस्चर अराउंड देम, उनके आजू बाजू में भेज होना ज़रूरी है, राइट। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वर्म्स इन ए मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा हमने तो हमने अगर 5 वर्म्स डाले थे तो हो सकता है वो 10 या 15 वर्म्स हो जाएंगे फिर। एंड ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 वीक्स, यानी कि 1 महीने बाद जब हम लोग वो पिट की हालत देखेंगे तो क्या दिखेगी। Do you now see the loose soil-like material in the pit? Your वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। अब जो है हमारा वर्मी कंपोस्ट पूरा रेडी हो गया है। Put some waste or as food in one corner of the pit. Most of the worms will shift towards this part of the pit, vacating the other part. तो क्या करो कि किसी एक कोने में ऊपर से थोड़ा सा फूड वेस्ट डाल दो तो सारे वर्म्स वो खाने के लिए उस तरफ एक ही कोने पे आ जाएंगे और बाकी का जो है वो खाली हो गया तो हम वो निकाल सकते हैं। Now remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for a few hours and your vermicompost is ready for use. फिर उसको निकाल के फैला दो ज़मीन पे, 1-2 घंटे के लिए सुखा दो और वो तुम्हारा वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के तरीके से काम करने को तैयार है। The part left in the pit has most of the worms in it. And you can use this for preparing more compost or share them with another user. And use this excellent vermicompost in your pots, gardens,
सो वर्मी कंपोस्ट इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो ये हमने क्या कर दिया कि वेस्ट जो था उसमें से हमने बेस्ट चीज़ बना ली है, राइट। दोज ऑफ यू हैव गेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। अगर आपकी कोई खेती बाड़ी है तो उसको लंबे बड़े से उसमें भी हम कर सकते हैं। You can save a lot of money that is spent on buying an expensive chemical fertilizer and manure from the market। अगर इस तरह से हम करते हैं तो हम बहुत सारा पैसा फर्टिलाइज़र ख़रीदने में जो लगाते हैं वो बचा सकते हैं, और ये जो वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो उसकी कोई नुकसानी भी नहीं होगी, राइट। फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो दिस इज़ व्हाट वर्मी कंपोस्टिंग मेकिंग बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। आगे का टॉपिक हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।